कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की हालात है, इस हालात में क्या आपको लगता है कि इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का गरीब तबका, आटा की कीमत आज मिनिमम इस देश में 32 रुपए 38 पैसे है, और कई सारी जगहों पे तो आप देख सकते हैं कि 50 रुपए को पार कर रही है। तो एक बेसिक नीड जो आम आदमी की रोटी की है, वो इस देश में अब काफी महंगी हो चली है। दूसरी तरफ जो फ्रीबीज बांटने की बात होती है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात होती है, गेहूं के उत्पादन को लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं और सवाल है, और कहा जा रहा है कि सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में जब गेहूं को लेकर के जब गेहूं का शॉर्टेज पैदा होगा, तब उसकी भरपाई चावल से करने की कोशिश करेगी। ऐसे हालात में आम लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था की सेहत को देखते हुए इस देश के आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या सिनेरियो आपको दिखाई देता है? आप म्यूट है सर। अगर हम देखें तो देश में दो ब्रॉडली तबके हैं, एक तो असंगठित क्षेत्र है और एक संगठित क्षेत्र है। तो इसमें हमें फर्क करना चाहिए। तो जो मिडिल क्लास जो हम कहते हैं वो कितना प्रतिशत है, इस पे अभी शंका है, क्योंकि उसमें लोअर मिडिल क्लास भी आता है, अपर मिडिल क्लास भी आता है, उनकी अलग अलग वो होती है। तो अभी जो प्राइस का सर्वे आया था बजट के आसपास जनवरी के अंत फरवरी के शुरू में, तो उसने दिखाया कि 2015-16 के मुताबिक अगर आप कंपेयर करें 2020-21 को, तो जो सबसे गरीब तबका 20% है, उनकी आमदनी 55% गिर गई, यानी वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। उससे जो ऊपर का 20% है, उसकी भी आमदनी गिर गई, यानी कि वो भी गरीबी की रेखा के आसपास पहुंच गए। और फिर जो सबसे अमीर 20% तबका है, उसकी बढ़ गई 30%। यानी देश में असमानता बेतहाशा बढ़ी है। जो टॉप का 20% है, उसमें भी अगर आप देखें तो टॉप 1% है, उसने बहुत कमाया है, उसकी जो वेल्थ है वो जबरदस्त बढ़ी है, स्टॉक मार्केट में वेल्थ बढ़ी है, बाकी जो है। और फिर जो संघर्ष क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हैं जहां पे बहुत आमदनी बढ़ी है, जैसे कि आपका एफएमसीजी है, आपका जो ये फार्मास्यूटिकल्स है, आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, फिर ऐसे ही कुछ और सेक्टर्स हैं जैसे कि जो ई कॉमर्स सेक्टर है, उनमें आमदनी बहुत बढ़ी है। लेकिन और तरफ दूसरी तरफ देखें तो ई कॉमर्स के बढ़ने से जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे आमदनी गिर गई है ना, कॉन्टैक्ट सर्विसेज है वहां पे आमदनी गिर गई, वहां पे रोजगार खत्म हो गया। तो यानी अर्थव्यवस्था में एक तरह से दो तरफा जो मूवमेंट है। एक तो सेक्शन है जो अच्छा कर रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका है 94% 95% जो परेशानी में आ गया है। वो रोजगार से भी परेशान है, उसकी आमदनी भी गिर गई है, इन्फ्लेशन भी उसके ऊपर दोहरी मार है, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो आपके जेब पे एक तरह से डाका पड़ता है। तो ये जो सारी समस्या है, इससे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा तबका परेशानी में है, और इसीलिए हमारा ग्रोथ रेट जो है बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा गिरा हमारे यहाँ जब पैंडेमिक आया। अब सरकार कह रही कि उछाल आया, लेकिन उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आते ही नहीं है। असंगठित क्षेत्र के आंकड़े का हम मान लेते हैं कि जिस तरह से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी तरह से असंगठित क्षेत्र चल रहा है, जबकि वो बात नोटबंदी के पहले सही थी, उसके बाद सही नहीं है। तो इसमें जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं जो कह रहे हैं 7% 8% का ग्रोथ है, वो 7% 8% नहीं है। अगर आप असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें, वो 0% का नेगेटिव है। तो ये दिखाता है कि असली में समस्या बहुत बड़ी है, और हो क्या रहा है कि सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार को गरीब आदमी के हाथ में पैसा देना चाहिए, जिससे कि जो उनकी आमदनी कम हुई है, कम से कम वो उससे अपना जो रोजमर्रा का खर्चा वो चला लें। और जो आरबीआई ने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले 2 साल में, वो मेरे मुताबिक वो और भी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आए नहीं है उसमें। तो इसलिए जो बहुत बड़ी जो नुकसान हुआ है वो गरीब आदमी का। अब सरकार ने कुछ थोड़ा सा जो अनाज दे दिया, कुछ गैस दे दिया, लेकिन उससे वो भरपाई नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए थी। और इसीलिए जो अर्थव्यवस्था हमारी जो पैंडेमिक के पहले ही जो पटरी से उतर गई थी, जहां पे 8 क्वार्टर में रेट ऑफ ग्रोथ गिर के 8% से 3% हो गया था, वो परेशानी अभी भी बनी हुई है, पर वो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में आती नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो उसको मैं कहता हूं कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको मार्जिनलाइज कर दिया है, उसको इनविजिबलाइज कर दिया है, वो दिखता ही नहीं है, ना पॉलिसी मेकर को दिख रहा है, ना हमारे आंकड़ों में दिख रहा है। उसकी वजह से हमारी समस्या और बढ़ गई है। अब इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी जो वो साख कम हो गई।
तो हमारा रुपया गिर गया डॉलर के मुताबिक। तो एक तरफ इन्फ्लेशन तेज हो गया, एक तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज्यादा बढ़ गया है, कैपिटल जो फ्लो हो रहा था देश में वो कम हो रहा है। अब सरकार को इस सब की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो परेशानी है गरीब आदमी की, जो मिडिल क्लास की परेशानी है, उसकी तरफ ध्यान दे। जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जो पेट्रोलियम गुड्स पे है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। और दुनिया में इस समय एक तरह से अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, अनिश्चितता काल है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के युद्ध की वजह से पेट्रोलियम गुड्स के दाम बढ़ गए, दूसरी तरफ जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर की कमी हो गई, दुनिया के सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया क्योंकि चीन में परेशानी आ गई, तो उससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारे यहाँ भी उसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस स्थिति में सरकार को पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था को संभालने में लगना चाहिए। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ रही है, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह का सोशल डिवाइड होता चला जा रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ रही है। FII है वो पैसा बाहर निकाल रहा है, FDI है वो पैसा कम आएगा। तो जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो इतना बढ़ गया है, उसको बैलेंस कर रहा था पहले कैपिटल अकाउंट फ्लो, अब कैपिटल अकाउंट फ्लो भी कम हो जाएगा। और फिर परेशानी यह है कि यूएसए में जो फेड है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो उससे और भी कैपिटल फ्लो में असर पड़ेगा। तो इस बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए अर्थव्यवस्था पे और लोगों के खुशहाली पे। वो ध्यान आज नहीं दिख रहा है। जिस जंग इकोनॉमी का भी सतीश जी जिक्र कर रहे थे, मैंने सवाल आपके लिए पहले से रखा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने टर्म यूज किया है। ये जंग इकोनॉमी आखिर है क्या, और क्या इस देश में लोगों की इंस्पिरेशन जो खत्म हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को घर बिठा के खाना दिया जा रहा है, क्या वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने की, उसमें योगदान देने की मानसिकता के दौर से उनका बाहर निकल जाना, इसे अर्थव्यवस्था के लिए आप बहुत बड़े खतरे की घंटी मानते हैं या नहीं? आप म्यूट है सर। हमारी जो नीतियां हैं सन 90-91 से जब नई आर्थिक नीतियां आई, तो उनको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस को फायदा पहुंचाया जाए, वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, और जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये नीतियां हमारी अभी भी जो लागू हैं, जबकि पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की आमदनी कम हो गई थी, और जब आमदनी कम हो जाती है तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स काम नहीं करती। जैसे कि मैं उदाहरण अक्सर देता हूं कि अगर आपके घर में आग लगी है और कोई कहे कि भाई हम जो है दमकल और खरीद लेंगे, दमकल घर आपके घर के पास बना देंगे, तो उसमें तो कई साल लगेंगे, तब तक तो आपका घर जल जाएगा। तो अभी तो आपको तुरंत डिमांड जनरेट करनी है। डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना है, और लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तभी वो और ज्यादा डिमांड करेंगे, और तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट रेट जो 2012-13 में पीक पे था 36.5% का, वो गिर के 30% के आसपास पहुंच गया था पैंडेमिक के पहले ही, और फिर वो और ज्यादा गिर गया। तो इससे रेट ऑफ ग्रोथ और कम हो गया। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, वो जो 105 के लेवल पे था पैंडेमिक के पहले जनवरी 2020 में, वो गिर के अभी भी 72 पे है। बीच में तो वो 40 के आसपास पहुंच गया था। तो अभी भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पूरा आया नहीं है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं तो कंजम्पशन नहीं होगा उतना, पूरा कंजम्पशन नहीं होगा तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहेगा, यानी कि फैक्ट्रियां उतना काम नहीं करेंगी जितना वो उत्पादन कर सकती हैं। तो अभी ग्रोथ कहाँ से आई? ग्रोथ तो नहीं आ रही है। और लेकिन टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, 34-35% बढ़ गया, GST रिकॉर्ड लेवल पे आ गया, डायरेक्ट टैक्सेस रिकॉर्ड लेवल पे आ गए हैं। तो वो क्यों आए हैं? क्योंकि संघर्ष क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है। संघर्ष क्षेत्र में आमदनी बढ़ी है, ऊपर के तबके की आमदनी बढ़ी है, जो कि प्राइस सर्वे दिखा रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी वो मरता जा रहा है, क्योंकि जो संघर्ष क्षेत्र है वहां से डिमांड संघर्ष क्षेत्र में आ रही है। अरुण कुमार जी, संगठित क्षेत्र में इस देश का बहुत छोटा तबका है। इस देश का 90% से ज्यादा तबका संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बिना कैसे अर्थव्यवस्था की कल्पना की जा सकती है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डिमांड जनरेट करने की जरूरत थी, और डिमांड नहीं जनरेट की है। इसीलिए वो सुब्रमण्यम स्वामी इसको जंक इकोनॉमी बोल रहे होंगे, क्योंकि जब ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो गया, तो यही तो जंक इकोनॉमी का, जैसे राजेश कह रहे थे ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम वगैरह, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जंक इकोनॉमी। मैं उसमें आगे जोड़ रहा हूँ, ये जंक इकोनॉमी इसलिए आई है क्योंकि हमारी नीतियां ही बुनियादी तौर पे गलत हैं। सप्लाई साइड नीतियां तब तक नहीं काम करती जब तक आप डिमांड नहीं जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेट करने के लिए जो बॉटम 95% लोग हैं, उनके हाथ में आपको आमदनी देनी पड़ेगी। अगर आप उनके हाथ में आमदनी नहीं देंगे तो ये होगा नहीं।
और जो आपका टैक्स रेवेन्यू इतना बढ़ा है उसका भी फायदा आपने नहीं उठाया कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देते, जो आपका जो पेट्रोल पे और डीजल पे और इस सब पे जो आपका एक्साइज ड्यूटी और वैट है वो आपने नहीं किया, तो उससे परेशानी और भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं इसकी वजह से जैसे आप कह रहे हैं परचेजिंग पावर कम हो गई है, इसीलिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी भी 70-72 की लेवल पे है, न कि 104 की लेवल पे जो पैंडेमिक के पहले था। और कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी और आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। और जो आपने कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं उस समय फ्रीबीज वगैरह होते हैं, तो इसमें दो तरह की चीज है। एक तो वेलफेयर है, जैसे कि आपने एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब की तरफ देना है। दूसरा आप फ्रीबीज की यानी कि आप जो साइकिल दे दिया, आपने ये सब कर दिया। तो मेरा मानना है कि जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक है वो 1980s में कहता था कि हमें एक सेफ्टी नेट चाहिए, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं उसके चलते गरीब और गरीब हो जाएगा, वो नीचे जाएगा और उससे सोशल एक्सप्लोजन होगा। और इसीलिए हमने यूपीए 1 में जो सारे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लोन वेवर, ये सब किया था। वो एक सेफ्टी नेट था, लेकिन वो भी अब काम नहीं आ रहा है। और वर्ल्ड बैंक अब कह रहा है कि अब हमको मुफ्त में पैसा लोगों के हाथ में देना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। पर लेकिन मैं डीबीटी के खिलाफ हूं, क्योंकि इससे आप पैसा तो दे सकते हैं पर डिग्निटी नहीं दे सकते। डिग्निटी तो काम से आती है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जरूरी है। और जो पैसा आप इन सब चीजों में खर्च कर रहे हैं वो अगर आप वहां पे खर्च करेंगे तो उससे काम भी होगा, और जो आदमी के हाथ में आमदनी आएगी और फिर वो उसको जैसा चाहेगा खर्च करेगा। अभी तो आप उसको दे रहे हैं चाहे उसको जरूरत है या नहीं है, आप उसको जो चाहे जब लैपटॉप दे रहे हैं, आप उसको चाहे साइकिल दे रहे हैं, हो सकता है उसको कुछ और चीज की जरूरत हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो डीबीटी से बेहतर है कि आप जो पैसा है आपके पास, जिस समय क्राइसिस था पैंडेमिक का, उस समय तो आपको हाथ में पैसा देना जरूरी था क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, अनाज देना जरूरी था। लेकिन अब हमें रोजगार पैदा करना है। अभी हमारा 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो संघर्ष क्षेत्र में जाता है और वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। आपने देखा कि 90-91 में जो संघर्ष क्षेत्र है उसमें प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 7.5 मिलियन यानी 75 लाख का एम्प्लॉयमेंट था, वो बढ़ के अब 1.1 करोड़ हो गया। लेकिन वर्कफोर्स तो आपका 250 मिलियन से 500 मिलियन हो गया, नहीं 25 करोड़ से 50 करोड़। और जॉब जो आपने दिए संघर्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में वो कुल 40 लाख दिए। तो जब 25 करोड़ अतिरिक्त लोग आए जॉब मार्केट में, 40 लाख से कैसे काम चला सकते हैं? तो इस समय हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जो है परेशानी में है, उसकी तरफ ध्यान देना है। और वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से नहीं होने वाला है जब तक डिमांड सही नहीं होगी। तो सरकार की नीतियां गलत है, इसीलिए मैंने कहा कि हमने असंगठित क्षेत्र को तो इनविजिबलाइज कर दिया, वो तो अदृश्य हो गया, उसकी तरफ पॉलिसी नहीं है। एमएसएमई में, माइक्रो सेक्टर में 60 करोड़ यूनिट है, स्मॉल और मीडियम के 6 लाख यूनिट हैं। तो एमएसएमई की जो पॉलिसी होती है वो सारा का सारा बेनिफिट स्मॉल और मीडियम ले जाता है, न कि माइक्रो में। और माइक्रो ही 60 करोड़ यूनिट है, उसमें आपका 97% एम्प्लॉयमेंट है। जब वो जो कट हो जाएगा तो फिर परेशानी अपने आप बढ़ेगी। और यही वजह है कि मिडिल क्लास भी है और जो ये हमारा जो माइक्रो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे बहुत परेशानी है, और इसीलिए अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आ रही है, बार बार परेशानी में चली जाती है। अरुण कुमार जी, एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ, जो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, कि आपने कहा कि माइक्रो जो इकोनॉमी का जो माइक्रो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा जॉब जनरेट करने की उसकी ताकत है। मैंने देखा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की व्यवस्था होने के बावजूद बैंकों की तरफ से माइक्रो सेक्टर को बहुत कम पैसा मिल पाता है, उसमें भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज्यादा है। क्या किसी को 1 लाख रुपए चाहिए रोजगार के लिए, बैंक से लोन चाहिए, उसके लिए पता चलता है कि 20-25 हजार रुपए उसको बैंक में देने पड़ते हैं। और आज बैंकों की हालत है कि वो माइक्रो वाले लोन को सस्टेन कर पाने की स्थिति में नहीं है एक हद तक। आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि लघु उद्योग के लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काफी सारी चीजें लोगों तक पैसा आसानी से पहुंच सके और जॉब क्रिएशन वहां हो सके? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे माइक्रो सेक्टर की है कि हमने एमएसएमई का एक साथ लंप कर दिया। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, जो भी सरकार जो नीति अनाउंस करती है वो स्मॉल और मीडियम के पास जाती है, माइक्रो के पास पहुंचती नहीं, जैसे आप कह रहे हैं। तो हमें माइक्रो को सेपरेट करना पड़ेगा एमएसएमई से, और माइक्रो के लिए अलग नीति बनानी पड़ेगी। और माइक्रो की जरूरत क्या है? पहले उनको क्रेडिट चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर मार्केट चाहिए। इसके लिए उनके कोऑपरेटिव बनाने की जरूरत है, जैसे कि चाइना में उन्होंने किया कि वहाँ पे जो विलेज इंडस्ट्री थी उसको बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, इससे वहाँ पे बहुत भारी ग्रोथ हुई, जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, उनकी ग्रोथ भी हुई। तो माइक्रो सेक्टर के लिए हमें स्पेशल नीतियां। दूसरी चीज है, जीएसटी ने बहुत बड़ी तरह से माइक्रो स्मॉल यूनिट्स को डैमेज कर दिया है,
क्योंकि इनपुट क्रेडिट जो है वो माइक्रो स्मॉल को मिलता नहीं है, तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, और जो बड़ी जो इंडस्ट्री है और मीडियम इंडस्ट्री है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो डिमांड शिफ्ट कर गई है माइक्रो स्मॉल से मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री की तरफ। तो मैं प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन है, उनको कोट करता हूं। वो कहते हैं कि हम 30 यूनिट है प्रेशर कुकर जो बनाते हैं, 5 बड़े यूनिट है, 25 छोटे और मझोले हैं। तो वो कह रहे हैं हाँ, डिमांड वहां से शिफ्ट हमारी तरफ कर गई है, क्योंकि वो जीएसटी से डील नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जीएसटी का रिफॉर्म बहुत जरूरी है, उसको लास्ट पॉइंट टैक्स बना देना चाहिए, ना कि उसको मतलब जिस तरह से अभी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बनाया है उसको सिंप्लीफाई कर दे लास्ट पॉइंट टैक्स से। तो ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं जिसका जो बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमारे माइक्रो स्मॉल सेक्टर पे।